हेलो। तो आइए अब हम लोग इस वाले चैप्टर में जो हमारा पार्ट रह गया था, हम लोग ये देख रहे थे ना, ये मौर्योत्तर काल, जो कि अनायास का हिस्ट्री है क्लास 12th का। इसका ये सेकंड पार्ट है, ठीक है, ये याद रखना। तो जैसा हमने समझा था कि 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक, इन 500 वर्षों में कई देसी प्लस विदेशी राजवंश भारत के क्षेत्रों में शासन करते हैं। तो देसी वंश को तो हम लोग समझ चुके थे, तो इस वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं विदेशी वंशों के क्रम में। ठीक है, कि विदेशी वंशों के क्रम में कौन कौन से वंश आते हैं जो भारत में शासन करते हैं और क्या क्या प्रत्येक वंश की विशेषता रही है इतिहास के दृष्टिकोण से। तो चलिए इसकी ओर प्रस्थान करें। तो विदेशी वंश में मुख्य तौर पर 4 वंश है, जैसा हम पहले भी देख चुके हैं। पहले का नाम है इंडो ग्रीक वंश, इसे यवन भी कह सकते हैं और हिंद यूनानी भी कह सकते हैं, तीनों का मतलब एक ही है। दूसरा वंश आ जाएगा शक वंश, तीसरे नंबर पर आ जाएगा पल्लव वंश और चौथे नंबर पर आ जाएगा कुषाण वंश। तो हम लोग एक एक करके इन चारों वंशों के बारे में महत्वपूर्ण बातें देखेंगे, जैसा कि हमारे सिलेबस में हमको दर्शाया गया है। तो चलिए इसको देखते हैं। विदेशी वंश के क्रम में सबसे पहले हम देखते हैं इंडो ग्रीक वंश। ठीक है, इंडो ग्रीक वंश के अगर हम कहें कि संस्थापक कौन थे, शुरुआत किन्होंने करी थी, तो वो थे डेमेट्रियस नामक व्यक्ति। ठीक है, तो डेमेट्रियस ने इंडो ग्रीक वंश की संस्थापना की थी। ठीक है, स्थापना की थी। ठीक है, संस्थापक ये थे डेमेट्रियस। अब इंडो ग्रीक वंश का सबसे महत्वपूर्ण राजा जो रहा है उसका नाम रहा है मिनांडर। ठीक है, इंडो ग्रीक वंश का जो राजा रहा है महत्वपूर्ण राजा जो रहा है उसका नाम है मिनांडर। मिनांडर ने क्या क्या कार्य किए महत्वपूर्ण, जो इतना महत्वपूर्ण बताया गया है, तो वही देखते हैं। इन्होंने अपने समय पर जो राजधानी थी वह सियालकोट में कर दी थी। आज की तारीख में आप देखेंगे तो सियालकोट आपको पाकिस्तान में मिलेगा। जैसा ये भारत का नक्शा है तो इस तरफ वाला क्षेत्र, ठीक है, पश्चिम वाला क्षेत्र भारत का। ठीक है, इन्हीं के कार्यकाल के दौरान इन्होंने भारत में पहली बार सोने के सिक्के चलाए थे। ठीक है, तो राजा मिनांडर इसीलिए महत्वपूर्ण है कि उनके बारे में कुछ कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि हम लोग देख रहे हैं कि इन्होंने भारत में पहली बार सोने के सिक्के चलाए। ये महत्वपूर्ण बात हो जाती है, जो पहली बार हो रहा है वही चीज इतिहास में लिखी जाती है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। परीक्षा में इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि भारत में पहली बार सोने के सिक्के किन्होंने चलाए, तो आपको याद होना चाहिए, वहां पर आपको लिखना होगा राजा मिनांडर। ठीक है, अब जो मिनांडर साहब थे, ये लोग क्या थे, विदेशी वंश के हैं। बौद्ध धर्म क्या है, हमें तो अच्छा नहीं लगता, इस तरह की मान्यता कर रही होगी सोच इनकी। तो हम लोग होता है ना, अगर हम लोग किस चीज को नहीं मानते हैं और हमें कोई एक ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो उस चीज को मानता है, तो हम उसके साथ अपना एक चर्चा करते हैं कि भाई तुम्हें क्या लगता है उसमें क्या है। कुछ बातें वो है बताता है, कुछ बातें आप बोलते हैं। तो इसी प्रकार से मिनांडर साहब के साथ हुआ। बौद्ध धर्म को इतना नहीं मानते थे, इन सब बातों को वो, उनको मिल गए एक दिन नागसेन जी। अब नागसेन जी कौन है? नागसेन जी हैं बौद्ध भिक्षु, मतलब बौद्ध धर्म से संबंधित। ठीक है, जैसे हमारे पंडित लोग होते हैं तो आप ऐसा ही समझिए, हिंदू धर्म में जैसे पंडित जी होते हैं वहीं बौद्ध धर्म में जो पंडित जी लोग उनको आप भिक्षु कह सकते हैं। ठीक है, तो बौद्ध भिक्षु थे नागसेन, मिल गए किनको? मिनांडर साहब को। अब मिनांडर साहब इनके साथ चर्चा करने लग गए। चर्चा किस बारे में? जीवन के संबंधित सभी प्रश्नों पर। एक जीवन से संबंधित जो भी आदमी को समस्याएं होती हैं, जो भी चिंताएं होती हैं, उन सब चीजों से जो आदमी ग्रसित रहता है, उन सब चीजों के जवाब है मिनांडर साहब नागसेन जी से पूछने लग गए। अब नागसेन जी द्वारा जो उनको जवाब दिए गए, उन जवाबों से मिनांडर साहब बहुत
प्रसन्न हुए, बिल्कुल संतुष्ट, सेटिस्फाइड, और इतने सेटिस्फाइड हुए कि भाई साहब ने बौद्ध धर्म तो अपनाया ही अपनाया, साथ साथ उन्होंने अपना नाम भी बदल दिया। क्या नाम रख दिया भाई साहब जी फिर ने अपना, इन्होंने नाम रख दिया अपना मिलिंद। मिनांडर जी की बात हुई नागसेन जी से, नागसेन जी से सवाल पूछ रहे हैं, नागसेन जी इधर से जवाब दे रहे हैं। जवाब सुनकर के मिनांडर साहब हो गए बहुत संतुष्ट, इतने संतुष्ट हुए कि बौद्ध धर्म तो अपनाया ही, साथ साथ इन्होंने अपना नाम मिनांडर से बदल करके मिलिंद रख दिया। और इन सब बातों का जिक्र हमें एक बौद्ध धर्म से संबंधित किताब भी इसमें लिखी गई है जिसका नाम है मिलिंद पन्नो, तो उसमें हमें इस चीज का वर्णन मिलता है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि हम क्या देख रहे हैं। हम देख रहे हैं विदेशी राजवंश के क्रम में जो सबसे पहला वंश हम देखते हैं इंडो ग्रीक वंश। इंडो ग्रीक वंश के जो संस्थापक थे डेमेट्रियस नामक, ये महत्वपूर्ण राजा, इनके वंश का कौन रहा, मतलब इंडो ग्रीक वंश का जो महत्वपूर्ण राजा रहा वो रहा राजा मिनांडर। राजा मिनांडर ने कुछ एक कार्य करे इतिहास के दृष्टिकोण में, जैसे कि उन्होंने अपनी राजधानी सियालकोट में स्थानांतरित कर दी। सियालकोट कौन सी जगह है, सियालकोट आज की तारीख में पाकिस्तान वाला क्षेत्र पड़ता है। भारत में पहली बार इन्होंने सोने के सिक्के चलाए। मिरांडर साहब के बारे में एक पुस्तक है जिसका नाम है मिलिंद पन्नो, जिसमें यह नागसेन जी जो कि एक बौद्ध भिक्षु हैं उनसे जीवन से संबंधित प्रश्नों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, और नागसेन जी द्वारा जो उत्तर दिए गए हैं उन सब उत्तरों से वह इतने संतुष्ट हुए कि उन्होंने बौद्ध धर्म तो अपनाया, साथ साथ अपना नाम भी मिनांडर से बदल के मिलिंद रख दिया। और इन सब बातों को मिलिंद पन्नो नामक एक ग्रंथ में दर्शाया भी गया है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं। अगला विदेशी वंश, जो हम विदेशी वंश पढ़ रहे हैं, इस क्रम में जो अगला वंश है वो है शक वंश। ठीक है, और इस शक वंश को आप सीथियन भी कहते हैं, तो ये बात आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप इस बात को, सीथियन वंश कह ले या शक वंश कह ले, बात एक ही है। ठीक है, तो अगला वंश जो विदेशी आता है वह आता है शक वंश। और शक वंश के जो लोग हैं यह मध्य एशिया की बर्बर जनजाति से ताल्लुक रखते हैं। शुरुआत में यह लोग भारत का पश्चिम वाला क्षेत्र, जैसे आपको छोटा सा नक्शा दिखाया जा रहा है, इधर वाला क्षेत्र जिधर आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान आता है आज, इस वाले क्षेत्र पर ये लोग एक तरह से अपना कब्जा करते हैं। इस वंश का जो मुख्य राजा है उसका नाम है रुद्रदामन, और इसके बारे में एक अभिलेख है जूनागढ़ में जिससे हमें इसकी जानकारी मिलती है, और उसको कहते हैं रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। और इसी अभिलेख से हमें रुद्रदामन के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात यह भी रहेगी कि एक तो यह एक इकलौता एक ऐसा अभिलेख है जो शुद्ध संस्कृत में लिखा गया है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का शुद्ध संस्कृत में लिखा गया अभिलेख है। इस अभिलेख में लक्ष्मी जी और विष्णु जी का नाम एक साथ लिया गया है। साथ ही साथ सुदर्शन झील के इतिहास की जानकारी भी हमें इस अभिलेख से मिलती है। सुदर्शन झील आप लोगों ने इससे पहले वाले चैप्टर में समझा होगा, जिसमें हमने जनपद से साम्राज्य की ओर में सुदर्शन झील का जिक्र किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो अगला वंश शुरू होता है हमारा, उस वंश का नाम है पल्लव वंश। ठीक है, पार्थियन भी कह सकते हैं, शक पल्लव भी कह सकते हैं, तो नामों में कंफ्यूज नहीं होना है, नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो अगला विदेशी वंश हमारे सामने आता है पल्लव वंश, और इस वंश के जो संस्थापक रहे हैं भाई साहब, उनका नाम है मिथ्रेडेटस। मूल रूप से यह ईरानी थे। ठीक है, और इनके वंश के जो महत्वपूर्ण राजा हैं उनका नाम क्या है, गोदो फर्नेंस। ठीक है,
तो पल्लव वंश के जो महत्वपूर्ण राजा है उनका नाम क्या है भाई? गोदो फर्नेंस। राज्य भाषा संस्कृत रखी, राजधानी तक्षशिला कर दी। ये भी अगर आप आज की तारीख में देखेंगे तो पाकिस्तान में ही है, ठीक है। तख्ते बही अभिलेख है एक जो संबंधित है गोदो फर्नेंस से। ये महत्वपूर्ण बातें हैं, ये सब आपको याद रखनी है और इसी से आपका जो पूरा एक वंश है, प्रत्येक वंश के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं जिनसे प्रश्न बनते हैं वो सब बातें यही हैं, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि तख्ते बही अभिलेख जो है वो गोदो फर्नेंस से संबंधित है और इन्हीं के समय पर जो ये आपके गोदो फर्नेंस साहब हैं, इन्हीं के समय पर ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस, आज आप इनके नाम से बहुत से स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज देखते होंगे, तो यही एक धर्म प्रचारक थे, ठीक है। ईसाई धर्म प्रचारक थे ये, ठीक है। तो इसके प्रचार प्रसार के लिए भारत आए थे, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण बात है इस वंश को लेकर जो कि है पल्लव वंश। पल्लव वंश, पार्थियन कह लो, शक पल्लव कह लो, ठीक है। तो ये सब बातें रही इस वंश के बारे में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पार्थियन वंश के बाद जो हमारा अगला वंश आता है उसका नाम आता है कुषाण वंश। कुषाण वंश के बारे में कुछ एक महत्वपूर्ण बातें जो हम लोग समझते हैं कि कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे। उनका नाम था कुजुल कडफिसेस। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफिसेस, ये भी एक बौद्ध अनुयायी थे, मतलब बौद्ध धर्म को मानते थे, ठीक है। कुजुल कडफिसेस के बाद जो अगला शासक बनेगा, उत्तराधिकारी बनेगा, वो बनेगा विम कडफिसेस, ठीक है। विम कडफिसेस के बारे में महत्वपूर्ण बात है कुछ कि इन्होंने सोने के सिक्के नियमित रूप से, अभी आप ध्यान दीजिएगा, सोने के सिक्के आप इंडो ग्रीक के लिए भी कह सकते, एक मिनट है, देखिए आप इसमें, ये आप इंडो ग्रीक देखे थे विदेशी राजवंश में, हमने इनके बारे में पढ़ा था ना कि इन्होंने भारत में पहली बार जो ये महत्वपूर्ण राजा हुए थे इनके, राजा मिनांडर, इंडो ग्रीक के एक महत्वपूर्ण राजा मिनांडर, इन्होंने भारत में पहली बार सोने के सिक्के चलाए थे। अब देखो, चला तो इन्होंने दिए थे लेकिन समय के साथ साथ शायद बंद वगैरह हो गए होंगे, सिक्के नहीं चला पाए ज्यादा। लेकिन यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, ये कुषाण वंश के जो विम कडफिसेस हैं, इन्होंने सोने के सिक्के नियमित रूप से चलाए, मतलब रेगुलर नियमित तौर पे चले, कॉन्टिन्यूटी में चले, लगातार चले, ऐसे नहीं कि बंद हो गए। तो इस चीज का श्रेय इनको दिया जाता है कि सोने के सिक्के नियमित रूप से इन्होंने चलाए, ठीक है। अब इन सिक्कों में क्या बना होता था वो बात देख लेते हैं। सिक्के के साइड ए, दो तरफ होते हैं ना सिक्के की, हेड और टेल हम जिसे बोलते हैं, तो हम इसे ए और बी साइड बोल देते हैं। ए साइड पे तो क्या होगा, राजा जो होगा वो या तो यज्ञ कर रहा होगा या वो रथ पे बैठा होगा, उस चीज का एक तरह से चित्रण किया होगा, ठीक है। दूसरी तरफ जो साइड बी होगी एक सिक्के की, उसमें शिव जी का चित्र है, साथ में त्रिशूल है और नंदी जी है। ध्यान दीजिएगा, विम कडफिसेस ने सोने के सिक्के नियमित रूप से चलाए। सिक्कों के बारे में हम देख रहे हैं, सिक्कों में क्या होता था कि एक साइड पे राजा या तो रथ में बैठे हुए होंगे, उस चीज का चित्रण होगा, या राजा यज्ञ कर रहा होगा, और दूसरी तरफ शिव जी, त्रिशूल और नंदी जी की आकृति बनी होती थी। और इसी से हमें मेलुहा की जानकारी मिलती है। मेलुहा एक पहली जगह है जहां पर शिव जी की उपासना की जाती थी, और आज की तारीख में अगर हम इसको देखेंगे तो यह तिब्बत वाला जो क्षेत्र है, मध्य एशिया वाला, वहां पर स्थित है, ठीक है। तो यह कुषाण वंश के बारे में आपने कुछ महत्वपूर्ण बातें देखी। कुषाण वंश के ही बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें हम देखते हैं। कुषाण वंश का जो अगला महत्वपूर्ण राजा था उसका नाम था कनिष्क। ये देखिए, ये कनिष्क जो नाम है ना, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, और इससे रिलेटेड तो बातों को आपको बिल्कुल ही समझ के रखना है, उनको भूलना नहीं है, ठीक है। तो कनिष्क के बारे में देखते हैं। 78 ईस्वी में राजा बने। भारत में शक संवत की शुरुआत इन्होंने करी। मतलब आप ये समझिए, एक दो तरह के कैलेंडर होते हैं हमारे पास में, ठीक है। एक तो हमारा होता है शक संवत वाला, और एक होता है ग्रेगोरियन कैलेंडर, ठीक है, जिसे हम अंग्रेजों का कैलेंडर बोलते हैं। हमारी जो सरकार है वह शक संवत को ही अपना
कैलेंडर मानती है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो शक संवत जो कैलेंडर है या शक संवत जो है उसकी शुरुआत किन्होंने करी थी भाई, उसकी शुरुआत इन्होंने करी थी, किन्होंने, कनिष्क जी ने, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और क्या महत्वपूर्ण कार्य करे इन्होंने, इन्होंने राजधानी जो थी वह पुरुषपुर बनाई थी। पुरुषपुर कहाँ है ये जगह, ये पेशावर में पड़ती है जो कि पाकिस्तान में स्थित है। साथ ही साथ दूसरी राजधानी इन्होंने मथुरा कराई थी। बौद्ध धर्म के ये अनुयायी थे, बौद्ध धर्म को ये हम मानते थे। और बौद्ध धर्म भी हमने जैसे पढ़ा था इससे पहले वाले चैप्टर में कि जो बौद्ध धर्म था वह दो भागों में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान। हीनयान में क्या था कि बौद्ध धर्म के आदेशों को पाला जाता था, उनका पालन किया जाता था, उनको मानते थे। पूजा अर्चना नहीं करेंगे जी, बौद्ध जी की मूर्ति लगा दी उसके आगे हम पूजा वगैरह कर रहे, नहीं। हीनयान वाले उनकी सिर्फ बातों को मानेंगे, बौद्ध धर्म को पूरा मानेंगे और उनके आदर्शों को, उनके रूल्स, उनके रेगुलेशन, उनके बताए गए जो डिसिप्लिन है उनको मानेंगे। लेकिन जो महायान वाले होते थे बौद्ध धर्म के, वो लोग उनको तो मानेंगे ही, लेकिन वह छवि मूर्ति की पूजा करते थे। तो यह जो आपके हैं कनिष्क साहब जो है आपके, ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और ये महायान वाले थे, मतलब मूर्ति पूजा वाले कैटेगरी को बिलोंग करते थे, ठीक है। और इन्हीं के समय पर चौथा बौद्ध सम्मेलन कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित किया गया, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है कनिष्क के बारे में, ठीक है। तो कनिष्क के बारे में कुछ एक बात है कि इन्होंने भारत में शक संवत की शुरुआत करी गई। शक संवत आप आज याद रखिएगा, सरकारी कैलेंडर इसी को माना जाता है, ठीक है। इसी को सरकार जो है इसी के हिसाब से चलती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है शक संवत। राजधानी इन्होंने पहली पुरुषपुर बनाई, सेकंड इन्होंने मथुरा बनाई, ठीक है। बात याद रखने का, ठीक है। बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बौद्ध धर्म में दो कैटेगरी थी, हीनयान, महायान। तो ये थे किस वाले के, महायान वाले के फॉलोवर, ठीक है। और चौथा बौद्ध सम्मेलन इन्होंने कश्मीर के कुंडलवन में कराया था, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। चलिए आगे देखते हैं। जो चौथा बौद्ध सम्मेलन हमने अभी देखा कश्मीर के कुंडलवन में जो हुआ, तो वह कनिष्क जी ने अपने गुरु, जो इनके गुरु का नाम है पाशर्व गुरु के कहने पर ही इन्होंने चौथा बुद्ध सम्मेलन करवाया। बुद्ध सम्मेलन मतलब एक बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी बौद्ध भिक्षु हैं, बड़े बड़े उस धर्म के ज्ञानी लोग हैं, बाबा लोग, महात्मा लोग टाइप के, ये सब लोग एक जगह पे एकत्रित होंगे। यहाँ पर ज्ञान से संबंधित बातों का विमोचन होगा, नई नई बातों को दिखाया जाएगा, जो भी चीजें हैं, ठीक है। इनका एक तरह से मीटअप होता है यहाँ पर। दूसरी बात, कनिष्क के समय में चरक नाम के एक महान चिकित्सक हुए थे। नाम है ये, मतलब चिकित्सा के क्षेत्र में, मतलब मेडिकल इलाज, वैद्य जिसको आप समझते हैं एक तरह से, जो चिकित्सा के महान चिकित्सक इनको माना जाता था। तो चरक इनका नाम था, यह इन्हीं के समय पर थे, ठीक है। और इस वंश के जो अंतिम राजा थे उनका नाम क्या था, वासुदेव, ठीक है। तो वासुदेव अंतिम राजा रहे और वासुदेव जी के साथ ही कुषाण वंश का हो जाता है पतन और समाप्ति, ठीक है। क्लियर इतनी बातें। तो कुछ कुछ बातें यहाँ पर दिखाई गई हैं, आपको इन सबको याद रखना है कि अंतिम राजा कुषाण वंश के वासुदेव रहे हैं और चरक जो हैं, जो महान चिकित्सक रहे हैं, वह भी कनिष्क के समय है। चौथा बौद्ध सम्मेलन कनिष्क ने अपने गुरु पाशर्व के कहने पे कराया था, ठीक है। तो यहाँ कुषाण वंश का पतन हो रहा है, अंत हो रहा है। अब इसके आगे की कहानी देखते हैं। कुषाण वंश का तो अंत हो गया, लेकिन कुषाण वंश इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो कुषाण वंश का राजतंत्र तथा प्रशासन देखते हैं। तो कुषाण वंश का जो पूरा साम्राज्य था, जो पूरा एरिया था कुषाण वंश का, ये छोटे छोटे क्षेत्रों में बटा हुआ था। जैसा आज आपका इंडिया है, वो भी टोटल एक ही स्टेट थोड़ी है, कईयों स्टेट से मिलकर के एक भारत बना है हमारा, कई राज्यों से मिलकर के एक भारत बना है, राज्यों के अंदर जिले हैं। तो वैसे ही जो कुषाण साम्राज्य था, जो उनका एरिया है, वो छोटे छोटे क्षेत्रों में बटा था। प्रत्येक क्षेत्र का एक सेनापति होता था। जैसे मैंने आपको यहाँ एक डायग्राम बनाया है, ये क्षेत्र समझ लीजिए आप, ये एक है, ये बी है, ये सी है, और ये पूरा क्षेत्र है, ये पूरा कुषाणों का साम्राज्य समझ लीजिए इसको। ये छोटे छोटे क्षेत्रों में बटा हुआ है, ए बी सी डी ई एफ, जैसे मैंने दिखाया आपको, ठीक है। एक सेकेंड, मैं इसको यहाँ से हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया, ये एफ हो गया,
ठीक है, ऐसे ऐसे क्षेत्रों में बट रखा है। ये पूरा का पूरा तो कुषाण वंश है, ठीक है, क्षेत्र में बटा का। अब प्रत्येक क्षेत्र का, जैसे इस वाले ए वाले क्षेत्र का भी एक सेनापति होगा, बी का भी एक सेनापति होगा, सी का भी एक सेनापति होगा, यहाँ का भी एक सेनापति होगा। और इन क्षेत्रों के जो सेनापति हैं, सेनापति तो हम कह रहे हैं, लेकिन इनको इन्होंने किस चीज का टाइटल दे रखा था? महाक्षत्रप, महाक्षत्रप कहा करते थे। ठीक है, तो प्रत्येक क्षेत्र का एक सेनापति था जिसे महाक्षत्रप की संज्ञा दे रखी थी। ठीक है, कुषाण वंश के जो लोग थे, ये लोग घोड़सवारी करते थे, मतलब हॉर्स राइडिंग, और पतलून पहनते थे। अपने लिए ये लोग देवपुत्र का इस्तेमाल करते थे, मतलब देवताओं का पुत्र कहते थे अपने आप को, देवताओं का पुत्र। तो ये बातें भी आपको याद रखनी है कि भाई अपने लिए देवपुत्र की टाइटल कौन लोग इस्तेमाल करते थे। तो ये आपको याद रखना, कुषाण लोग थे। ठीक है, चलो इसमें आगे देखते हैं। अब जैसा हमने कहा, कुषाण वंश का इतिहास में बहुत बड़ा योगदान है। तो भाई योगदान क्या क्या है, उन सब बातों को भी हम यहाँ पर देखते हैं। कुषाण वंश के समय पर ही सर्वाधिक व्यापार हुआ। व्यापार तो आप सभी समझते हैं ना, ट्रेड, खरीद फरोख्त, यहाँ से सामान ले जा करके यहाँ बेचा, यहाँ वालों ने यहाँ से सामान बेचा, यहाँ ने यहाँ से बेचा, तो ये ट्रेडिंग है। ठीक है, सर्वाधिक व्यापार इन्हीं के समय पर हुआ। सर्वाधिक सोने तथा चांदी की मुद्राएं बनी, सोने चांदी की मुद्राएं बनी। करेंसी समझते हो, सिक्के, नोट। आज आपके पास पेपर का नोट है, कॉइन है, उस टाइम सोने चांदी की करेंसी चल रही है, मुद्राएं। ठीक है, कॉलोनीज, नगर स्थापित करे गए। ठीक है, कुषाणों के समय पे गंधार और मथुरा कला को संरक्षण मिला। ये दो कलाएं हैं, गंधार और मथुरा कला, जिसके बारे में हमने आगे इस चैप्टर में पढ़ना है। मूर्ति कला से संबंधित है। जैसे जो मूर्ति बनाई जाती है, उन चीजों, मूर्तियों को बनाने के लिए कुछ बातें होती हैं जहां से आपने टीचिंग्स ली थी, जहां से आप समझे हैं। तो इन्हीं के समय पे गांधार और मथुरा कला भी बहुत रूप से इन्होंने उसको सपोर्ट भी करा, उसको संरक्षण भी दिया, और गांधार मथुरा कला बहुत अपने चरम स्तर पर आई। ठीक है, और इस कला के अंतर्गत मुख्य तौर पर गांधार कला में जैसे हम देखेंगे, बौद्ध धर्म से बनी हुई जितनी भी मूर्तियां हैं वो गांधार कला के अंतर्गत ही बनती हैं। और मथुरा कला है, एक अमरावती कला है। तो वो सब इसमें अलग से एक टॉपिक है, उसको हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पर आप याद रखिए, गांधार और जो मथुरा कला है उसको संरक्षण इन्हीं के समय पर दिया। साहित्य, लिटरेचर के तौर पर अगर कुछ लिखी हुई किताबें लिखी गई हैं, तो इस समय पर एक किताब है बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र किताब है जिसमें गौतम बुद्ध के जीवन का पूरा वर्णन है। ठीक है, और ये लिखी गई है अश्वघोष द्वारा। ठीक है, साहित्य में हम पढ़ रहे हैं बुद्ध चरित्र, एक पुस्तक, एक ग्रंथ लिखा गया है जिसमें, जो कि है अश्वघोष द्वारा लिखित, जिसमें गौतम बुद्ध का पूरा बायोग्राफी है एक तरह से। ठीक है, जीवनी लिखी गई है पूरी, उनका जीवन के बारे में जो है बातें लिखी गई हैं। ठीक है, तो बुद्ध चरित्र किताब है गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित, अश्वघोष द्वारा लिखित। ठीक है, एक और ग्रंथ है, एक और पुस्तक आप समझ लीजिए, एक और किताब समझ लीजिए, चरक संहिता। ये मेडिकल से रिलेटेड किताब है। इसमें मतलब एक तरह से आपकी बीमारी है, उनके इलाज हैं, सब बातें इसमें लिखी गई हैं। तो ये चरक संहिता लिखी गई है चरक के द्वारा। जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया कि एक चरक नाम के महान चिकित्सक होते थे, तो उन्हीं के द्वारा एक चरक संहिता किताब भी लिखी गई। तो ये सब बातें इतिहास में बहुत बड़ा योगदान रखती हैं अपना। ठीक है, और चिकित्सा के महान वैज्ञानिक है चरक, और गंधार और मथुरा कला को यहाँ पर संरक्षण में। तो ये सब बातें हमको ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, तो कुषाणों के इतिहास के योगदान में हमने ये सब बातें देखी। चलिए इसमें आगे देखते हैं। कुषाण वंशों के बारे में ही हम लोग इतिहास के दृष्टिकोण से क्या क्या उनके महत्वपूर्ण कार्य रहे, इतिहास के पन्नों में हम उन्हें क्यों याद करते हैं, उन सब बातों को हम देख रहे हैं। तो उसी में हम देखते हैं कि मध्य एशिया के साथ कुषाण वंश के संबंध, सेंट्रल एशिया के साथ। जैसे कि सोने के सिक्के प्रचलन में आए, जिनमें महान एवं पूर्व शासकों के, राजाओं के चिन्ह थे। इससे पहले पंचमार्क कॉइन हुआ करते थे। कुषाण वंश के दौरान ही जो सिक्के थे, उसमें जो राजा लोग हैं और जो प्रतापी राजा रहे हैं,
मतलब पुराने जो राजा रहे हैं शूरवीर टाइप के, उनके फोटोज में छपने लग गए। इससे पहले हमने पंचमा कॉइन देखा था, इससे पहले चैप्टर में, जहाँ पंच चिन्हित सिक्कों का एक चलन था, जिसमें एक ठप्पा मार करके सिक्कों के ऊपर आकृति बना दी जाती थी, मछली की, बेल की, समझ रहे हो, इस टाइप की। लेकिन अब वो टाइम जा चुका था। यहाँ पर जो था, कुषाण वंश वालों ने सोने के सिक्कों के ऊपर राजाओं के और जो पूर्व शासक रहे हैं उनकी फोटो छापने लग गए। ठीक है, खगोल शास्त्र, एस्ट्रोनॉमी का ज्ञान भी इन्हीं से मिलता है हमें। ठीक है, तारों, सितारों, ग्रहों का, ज्योतिषी का भी ज्ञान हमें इन्हीं से मिलता है। किनसे? कुषाणों से। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। हेलेनिस्टिक आर्ट, हेलेनिस्टिक आर्ट का भी जो थी एक तरह से प्रचलन में आई, जो कि सेंट्रल एशिया से थी। जो कुषाण वंश है, कुषाण वंश जो है, कुषाण वंश एक तरह से आप देखिएगा यह विदेशी वंश है। आप ध्यान दीजिएगा, ये भारत के नहीं है, ये बाहर से आए हैं, जैसे हमने पहले भी पढ़ा है। तो इनके जब भारत में आने के बाद तो बहुत सी चीजें भारत के इतिहास में योगदान हो रहा है। जैसे हमने सोने के सिक्कों में ये देखा, खगोल शास्त्र का ज्ञान भी हमें इन्हीं से हुआ, भारतीयों ने ज्योतिष का ज्ञान भी इनसे लिया। एक हेलेनिस्टिक आर्ट है, इस कला से भी बहुत कुछ सीखा, और गंधार और मथुरा कला जो है वह इसी आर्ट से आगे बढ़ी। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। चलिए इसमें आगे देखते हैं। व्यापारिक तथा व्यावसायिक गतिविधियां। मौर्योत्तर काल में जो व्यापारिक गतिविधियां होती थी, ट्रेडिंग होती थी, उसके बारे में कुछ बातें हम देखते हैं। जो व्यापार हुआ करता था, ये व्यापार आंतरिक तथा बाहरी किस्म का था। आंतरिक मतलब भारत के ही अंदर, बाहरी मतलब भारत से बाहर दूसरे देशों में भी। तो जो ट्रेड हो रहा है वह एक तो भारत के अंदर भी हो रहा है और भारत से बाहर भी हो रहा है, भारत के अंदर और भारत से बाहर भी। ठीक है, तो ये जो व्यापार हुआ यह सर्वाधिक हुआ, बहुत हुआ, मतलब इस समय पर। ठीक है, मौर्योत्तर काल में जो 200 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईस्वी वाला समय है, इसी समय की ये बात हो रही है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो इस समय पर व्यापार जो है बहुत बड़े स्तर पर हुआ। ठीक है, तो जो भारत के अंतर्गत जो आंतरिक व्यापार होता था, मतलब भारत के अंदर अंदर, भारत के अंदर जो व्यापार होता था, ये दो रास्तों से हुआ जाता था मुख्य तौर पर। एक तरफ था उत्तर पथ, दूसरी तरफ था दक्षिण पथ। ठीक है, उत्तर पथ को देखते हैं। उत्तर पथ में क्या बातें थी, उत्तर पथ किस रास्ते को कहते थे? जो उत्तर पथ था ये भारत के उत्तर एंड पूर्वी क्षेत्रों को उत्तर पश्चिमी सीमाओं से जोड़ता था, जो कि है पाकिस्तान और उससे आगे का क्षेत्र। अब देखिए, यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे एक नक्शा बनाया है। ये भारत का नक्शा है, ये उत्तर वाला पोजीशन है, ये पूरब है। ठीक है, इसे आप नॉर्थ कहेंगे, इसे आप ईस्ट कहेंगे। ये हो गया वेस्ट और ये हो गया साउथ। तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र ये वाला, ठीक है, इनको जोड़ता था उत्तर पश्चिमी से। उत्तर पश्चिमी एक तरह से समझ लो, इधर वाला क्षेत्र जो है ये इधर वाले क्षेत्रों से जुड़ेगा। तो ये जो पूरा रास्ता था इसे कहा जाता था उत्तर पथ। ठीक है, उत्तर पूर्वी को उत्तर पश्चिमी से जोड़ता था। ठीक है, तो इसमें आप कहना है, इसमें जो होता है मैप भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको यह भी आ सकता है कि मैप इसको ड्रॉ कीजिए। ठीक है, कि मौर्योत्तर काल में जो आंतरिक व्यापार होता था वह कौन कौन से रास्ते से होता था, अपना उत्तर पथ और दक्षिण पथ निश्चित तौर पर दिखाना है। तो उत्तर पथ था, दक्षिण पथ को देखते हैं हम लोग। दक्षिण पथ जो था ये मुख्य तौर पर उत्तर को दक्षिण से जोड़ता था या दक्षिण को उत्तर से जोड़ने में मदद करता था व्यापार करने के लिए। यह प्रायद्वीप भारत को पश्चिम एवं उत्तर भारत से जोड़ता था। प्रायद्वीप भारत आप इसे कह सकते हैं एक तरह से, जो ये वाला भारत है, इधर वाला ये जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ये वाला भारत।
ठीक है। तो इसका जो रास्ता है वो कुछ इस प्रकार से है कि पहले चलता था इलाहाबाद से, इलाहाबाद तो नहीं, इलाहाबाद से कट के जो कौशाम्बी है, कौशाम्बी से चलता था, ये हो गया 1, उज्जैन, उज्जैन आ गया आपका ये दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश में। तीसरा आ गया आपका भृगुगच्छ, ये जो तीसरा है गुजरात वाला। और चौथा आ गया आपका प्रतिष्ठान पैठन, ये आ गया आपका महाराष्ट्र वाला। तो इस रास्ते से ही ये जो साउथ इंडिया है, कृष्णा नदी वाला आ गया, यहाँ से जो नीचे वाला क्षेत्र है, इस तरफ वाले क्षेत्र पे ये लोग यहाँ से ट्रांसपोर्ट किया करते थे। तो अगर परीक्षा में आपसे पूछा जाए कि दक्षिण पथ वाले रास्ते को भारत के मानचित्र पर रेखांकित कीजिए, तो आपको इस प्रकार से करना होगा, ठीक है। ये सब बातें हैं। तो दक्षिण पथ को भी हमने समझ लिया है। चलिए अब इसमें आगे देखते हैं। भारत के आंतरिक तथा बाहरी व्यापार। आंतरिक का मतलब हमने समझा भारत के अंतर्गत जो व्यापार होता था उसमें दो रास्ते थे, एक आंतरिक मार्ग था, एक बाहरी मार्ग था, दोनों के दोनों आपने समझ लिए। अब बाहरी व्यापारिक मार्ग मतलब अब भारत जो है दूसरे देशों के साथ व्यापार जो करता था वो किस रास्ते से करता था, इन सब बातों को देखते हैं। तो भाई साहब ये तो रहा, आपको नक्शे में दिख रहा होगा, ये रहा हमारा भारत, जहां पर आपको कर्सर दिख रहा है ये तो है हमारा इंडिया, ठीक है। अब इंडिया करेगा व्यापार किसके साथ? मुख्य तौर पर ये करते थे रोम के साथ, और जहां मैंने रेड रेड कर दिया है ये है आपका रोम, ठीक है, या रोमन साम्राज्य कह लीजिए आप, ये तो उनकी राजधानी थी, ठीक है। तो रोम के साथ व्यापार करते थे, ठीक है। अब रोम के साथ व्यापार कैसे करेंगे? यहां पर है रोम, यहां पर है भारत। अब क्या है, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको, मैं इसको थोड़ा जूम करने की कोशिश करता हूं, ये अब अपनी स्क्रीन पे देखिए, ये है हमारा भारत, यहां पर ये हमारा भारत आ गया, ठीक है, ये वाला पोर्शन। अब यहां पर पॉइंट आउट कर गए हैं कुछ बंदरगाह, बंदरगाह मतलब डॉकयार्ड, जहां से जहाज चलते हैं, समुद्री जहाज। तो ये समुद्र है, ये पूरा ये नीला नीला आपको दिख रहा होगा, जहाज यहां से स्टार्ट होकर के इधर से, आप ध्यान से देखिएगा, और इस वाले रूट से यहां से होकर के चले गए आपके रोम के लिए, पूरा समुद्री रास्ता है। और जो ये बीच में रास्ता आ रहा है ये, इसे कहते हैं लाल सागर। क्या कहते हैं भाई? इसको कहते हैं लाल सागर। तो बाहरी व्यापार की अगर बात की जाए रोम के साथ, तो भारत का जो बाहरी व्यापार रोम के साथ हो रहा है वो किसके माध्यम से हो रहा है भाई? लाल सागर के माध्यम से। ये बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है, लाल सागर के माध्यम से, जैसे मैंने आपको दर्शा दिया, ठीक है। अब आपने एक बात और ध्यान देनी है कि जो ये भारत के बंदरगाह हैं इनके मुख्यतः कुछ नाम देख लेते हैं। ये पहला जो है ये है गुजरात, मैं जी जैसे लिखूंगा, इसको आप गुजरात समझिएगा। यहां पर एक भारू कच्छ नाम से बंदरगाह है, भारू कच्छ नाम से, ठीक है। तो यहां से जहाज जो है भाई सामान लेकर के चल जाएंगे रोम के लिए। दूसरा उसी के नीचे जस्ट है महाराष्ट्र, MH महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सोयारा बंदरगाह है, मैंने यहाँ पर लिखा भी, आप ध्यान दीजिएगा। महाराष्ट्र में सोयारा बंदरगाह से, महाराष्ट्र में ये एक दूसरा कल्याण नाम से बंदरगाह है, वहां से भी। और एक केरल में, ये जो नीचे वाला क्षेत्र है इसको अलग कलर से हाईलाइट कर देते हैं, थोड़ा सा ब्लैक कलर से ठीक रहेगा, आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो ये भारत का ये वाला हिस्सा है, यह है केरल, ठीक है। केरल में एक मुजीरस नाम का बंदरगाह है, यहां से भी। तो ये भारत के बंदरगाह हैं, यहाँ से सामान जो ले लेके और रोम के लिए जाया जाता था लाल सागर के माध्यम से।
ठीक है, तो ये बाहरी व्यापार हम लोग पढ़ रहे हैं, ये आपको महत्वपूर्ण है, याद रखना है। और हो सकता है कि ये आपसे मैप के माध्यम से पूछ लिया जाए, 10 मार्क्स का आएगा मैप, याद रखना। सिर्फ 2-4 बातें याद रख लोगे तो 10 नंबर तो ऐसे ही पक्के हैं। ठीक है, तो बाहरी व्यापारिक मार्ग में हमने देख लिया कि रोम के साथ जो व्यापार होता था उसमें भारतीय लोग लाल सागर के द्वारा अपने मुख्यतः भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र है वहां पर से 4 बंदरगाह थे, एक गुजरात, एक महाराष्ट्र और दूसरा भी महाराष्ट्र और एक केरल से। तो भारूकच्छ, सोयारा, कल्याण, मुजिरस, ये उन बंदरगाहों के नाम है, आपको देख लेने हैं। आइए इसमें आगे देखते हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ व्यापार, ध्यान दीजिएगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अगर ध्यान से समझेंगे, थोड़ा ध्यान लगाएंगे इसमें तो आपको समझ आ जाएगा। दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ व्यापार, वो तो हमने रोम का देखा कि भाई रोम के साथ कर लिया व्यापार लाल सागर के माध्यम से। ठीक है, अब आप जरा इस नक्शे को देखिए, ये है एशिया जो होगा आपका, इसमें कलर दूसरा ले लेते हैं, रेड कलर ठीक रहेगा। हाँ, तो जो एशिया है, एशिया को थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं कुछ इस प्रकार से। जो रेड रेड कलर से दिखा दिया है आपको, ये पूरा आप एक तरह से एशिया समझो। ठीक है, ये एशिया है जितना आपको दिख रहा है, इसमें भारत भी आ रहा है। ठीक है, बाकी सब आ रहा है। तो इसकी आप डायरेक्शन देखिए, ये उत्तर हो गया, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये दक्षिण हो गया। ठीक है, दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ मतलब इधर वाला जो एरिया है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इधर वाले जो क्षेत्र हैं, इनके साथ भारत व्यापार कैसे करेगा। इधर रोम वाला तो आपने समझ लिया कि यहां से लाल सागर के रास्ते से आप चले गए भाई रोम में, आपने कर लिया। लेकिन दक्षिण पूर्व वालों के साथ कैसे करोगे, तो दक्षिण पूर्व के साथ जो आप व्यापार करोगे हम उसी को पढ़ रहे हैं। तो इनके साथ जो व्यापार होता था, ये भारत के पूर्व तटों से, पूर्व मतलब इस साइड पे, यहाँ पर 2 बंदरगाह हैं मुख्य तौर पर जो हमारे सिलेबस में दर्शाए गए हैं। तो एक भारत का इधर, यहां पर ये पश्चिम बंगाल है। ठीक है, पश्चिम बंगाल का आप देखिएगा, यहां पर आपको एक ताम्रलिप्ति, यहां पर जगह नहीं है, एक सेकंड, यहां पर आप समझ लीजिएगा, ताम्रलिप्ति, जैसे यहां पर भी लिखा गया है आपको, ताम्रलिप्ति पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और अरीक मेडू, जो अरीक मेडू लिखा गया है तमिलनाडु वाला, ये वाला, ये आ जाएगा आपका अरीक मेडू तमिलनाडु वाला। ठीक है, ये भारत का ये वाला। तो आपने 2 देख लिए यहां पर, एक तो ये आपका पश्चिम बंगाल वाला और एक आपका तमिलनाडु वाला अरीक मेडू। ठीक है, तो इन 2 बंदरगाहों से दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ व्यापार किया जाता था। ठीक है, तो अब आप हेडिंग देखिए, दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ व्यापार। ठीक है, तो दक्षिण पूर्वी मैंने आपको समझा दिया, इस तरफ वाला क्षेत्र है, दक्षिण पूर्वी वाले के साथ व्यापार कैसे हो रहा है। 2 बंदरगाहों से मुख्य, एक अरिगमेडू और एक ताम्रलिप्ति, एक पश्चिम बंगाल में है, एक तमिलनाडु में है। यहाँ से आप देख सकते हैं, कभी कभी ये भारूकच्छ को भी लिखा गया जो गुजरात में काफी प्रसिद्ध है, इससे भी कभी कभी कर देते थे व्यापार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पश्चिम तथा मध्य एशिया के साथ व्यापार, वही बात है जो हमने अभी पहले समझी है। ध्यान, इससे पहले पढ़ लेते फिर मैं कुछ बताता हूँ। प्रारंभ में भूमि मार्ग से करा जाता था, लेकिन बीच में पारसी लोगों का एरिया पड़ता था, तो ये लोग व्यापार करने में दिक्कत करते थे, इसलिए समुद्री रास्ता चुन लिया। इसी कारण रोमन साम्राज्य मालवाहक वाहन समुद्री रास्ते, रोम वाला जो हमने पढ़ा था वही रोमन साम्राज्य का, लाल सागर और फारस की खाड़ी के रास्ते से, लाल सागर और फारस की खाड़ी, लाल सागर तो आप समझ गए थे, फारस की खाड़ी भी दिखा देता हूं आपको, इसके माध्यम से व्यापार करा करते थे। क्योंकि जो जमीनी रास्ता है वहां पर तो पारसी लोगों का शासन है, तो वो लोग दिक्कत करते हैं भाई। तो
रोमन साम्राज्य वालों ने क्या करा कि समुद्री रास्ते से हम लोग व्यापार करेंगे, और उसके लिए दो रास्ते थे मुख्य तौर पर, एक लाल सागर और एक फारस की खाड़ी। इस बात की जानकारी हमें मिलती है पेरिप्लस ऑफ एरिथियन नामक पुस्तक से, जिसके लेखक के बारे में कुछ नहीं मालूम है। ये तो आ गई बातें कि पश्चिम तथा मध्य एशिया के साथ व्यापार। अब मैं आपको दिखा देता हूं इसमें, आप ये नक्शे में देखिए, ये लाल सागर था, ये बीच में दिख रहा है हल्का सा पानी वाला क्षेत्र, और जो ये दूसरा पानी वाला है यही है आपका फारस की खाड़ी। तो इसी के माध्यम से जो मध्य एशिया है, सेंट्रल एशिया है, इधर वाले क्षेत्रों में व्यापार इसी के रास्ते से हो जाता था। ठीक है, ये ज्यादा समझने वाली बात नहीं है, इसमें थोड़ा बहुत है, बस आपको बता दिया मैंने। ठीक है, तो पश्चिम तथा मध्य एशिया के साथ व्यापार अब आप समझ चुके होंगे। प्रारंभिक भूमिका बीच में पारसी लोगों का हो, इसी कारण रोम साम्राज्य मालवाहक समुद्री रास्ते से जाते थे। लाल सागर आप जानते हैं, फारस की खाड़ी आपने देख ली है। इसके बारे में हमें जो डिटेल मिलती है वो कहां से मिलती है, जो हमें पढ़ रहे हैं कि लाल सागर और फारस की खाड़ी से जा रहे हैं, तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन पुस्तक है, जिसके लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। इस पुस्तक से हमें जानकारी मिलती है। अब हम देखते हैं जो रोम वाले थे, व्यापार कर रहे हैं भारत के साथ, ये लाल सागर और फारस की खाड़ी के माध्यम से, इन लोगों की प्रमुख मांगे क्या क्या थी। तो प्रमुख मांगों में हम लोग देखते हैं कि ये पहले मसाले की बहुत डिमांड करते थे, खास तौर पे काली मिर्च, और इस काली मिर्च को यवन प्रिया भी कहते थे। यवन प्रिय मतलब यवन के लोगों की प्रिय, मतलब रोम वासी की फेवरेट थी ये, तो इसी कारण इसको यवन प्रिय भी कह सकते हैं। परीक्षा में आपसे ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि रोम वालों की मुख्यतः मांगे क्या थी, और यवन प्रिय के नाम से किसको कहा करते थे, है ना, यवन प्रिय। तो आपको याद रखना है, काली मिर्च को यवन प्रिय कहते थे। इसमें आगे देखते हैं और क्या क्या चीजें वह हमारे यहाँ से इंपोर्ट करते थे, तो वह देखते हैं हम। एक तो मसाले, ये कहां से आते थे, दक्षिण भारत से, मतलब भारत के नीचे वाले हिस्से थे, साउथ इंडिया। इत्र, परफ्यूम जिसे आप कहते हैं। रत्न आप समझते होंगे, स्टोन, अंगूठियों में लगाते हैं ना ग्रहों की शांतियों के लिए। हीरा, मूंग, नीलम, इस तरह के पत्थर होते हैं, सभी जानकार होंगे, रंग बिरंगे होते हैं। हाथी दांत और मलमल का कपड़ा। ठीक है, इन सब चीजों को वो हमारे भारत से इंपोर्ट करते थे। ठीक है, ले जाते थे यहाँ से, मतलब इन चीजों को। रत्नों में, जैसा यहाँ रत्न लिखा है, रत्नों में तो कुछ वैरायटी देखो, हीरा है, फिरोजा है, नीलम है, गोमेद है, ये कुछ नाम है। नील भी ले जाते थे, चंदन की लकड़ी ले जाते थे, स्टील ले जाते थे यहाँ से। इसके बदले वो हम लोगों को क्या देके जाते थे, सोना चांदी, मिट्टी शराब, अंगूर शराब, जिसे आप आई थिंक वाइन भी कह सकते हैं, शीशा भी करते थे, और दासी लड़कियां जो होंगी सर्वेंट, उनको यहाँ पर सप्लाई किया करते थे, इन सब चीजों के बारे में। ठीक है, इन सब चीजों के बदले जो यहाँ से ये लोग मसाले, इत्र, रत्न वगैरह ले जा रहे हैं। और जो ये अंगूर की शराब और ये सब कुछ डिटेल है, ये हमें अरिकमेडु नाम की जगह से इनके एविडेंस मिले हैं, ये पुदुचेरी में है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो रोम वालों के बारे में है कि वो हमारे भारत से क्या क्या चीजों को आयात और क्या क्या चीजों का निर्यात करा करते थे, मतलब क्या चीजें यहाँ से ले जाया करते थे और क्या चीजें हमें उनके बदले में दिया करते थे। तो बदले में आपने देखा कि वो लोग हमें सोना और चांदी देते थे, अंगूर की शराब देते थे, जैसे वाइन भी कह सकते हैं, शीशा धातु देते थे, और दासी लड़कियां देते थे। ठीक है, दास के तौर पर, सर्वेंट के तौर पे। और इन सब चीजों की मोस्टली हमें जानकारी जो है मिट्टी शराब, इसकी जानकारी हमें अरिकमेडु नाम की जगह जो कि पुदुचेरी में, वहां से मिलती है। इसमें आगे देखते हैं हस्तशिल्प तथा उद्योग। हस्तशिल्प तथा उद्योग आप समझते हैं, हस्तशिल्प हाथ से की गई कारीगरी। आइए इसको समझते हैं, आगे आपको और भी इजीली समझ में आ जाएगा। हाथों से बनी गई जो कोई भी चीज है, हाथों के द्वारा जो इंसान कारीगरी करता है, उसे आप हस्तशिल्प कह सकते हैं। जैसे कारपेंटरी, सिलाई बुनाई का काम हो गया, कुछ में पेंटिंग बना रहे हैं आप, हाथ से बना रहे हैं, वो भी तो हस्तशिल्प, हाथ से बनाई गई जो कलाकारी है, मुख्य तौर पर आप उसे हस्तशिल्प कह सकते हैं।
और इस समय के जो कारीगर हुआ करते थे, जो हस्तशिल्प वगैरह करते थे, काफी हुनरमंद थे, इनके अंदर काफी टैलेंटेड लोग थे और काम को बहुत बखूबी सफाई से करते थे। इन सब बातों का वर्णन है मिलिंद पन्नो नामक ग्रंथ में। ठीक है, कुछ कुछ क्षेत्र हैं जो अपनी अपनी कुछ कुछ चीजों के लिए प्रसिद्ध थे, जैसे उज्जैन है, यह माला उत्पादन के लिए और कपड़ा उत्पादन के लिए फेमस था। ठीक है, उज्जैन। सूती प्लस रेशमी वस्त्रों के लिए मथुरा एंड वंग, ये वंग जो है आपका ये ईस्ट बंगाल में पड़ता है। ठीक है, ये भारत आ गया, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, यहाँ पर बंगाल है, ये ईस्ट बंगाल में पड़ता है। इतना डिटेल में तो आपको ऐसे भी जाने की जरूरत नहीं, इसको मत ध्यान दीजिए। तो कुछ एक चीजें हैं, जैसे उज्जैन माला उत्पादन के लिए था, सूती और रेशमी वस्त्रों के लिए मथुरा और वंग प्रसिद्ध था। रंगाई का काम भी करते थे, डाइंग कराते हैं ना आज भी आप कपड़ों को, कि व्हाइट कलर की शर्ट है मुझे पसंद नहीं है, मुझे इसे ब्लू कलर का बनाना है, तो ड्राई क्लीनर्स वाले और डाइंग वाले होते हैं, वो लोग कलर करके कपड़े को अलग कलर देते हैं। ठीक है, तो रंगाई का कार्य भी करा जाता था कपड़ों पर। तो इसके एविडेंस हमें मिले हैं दक्षिण भारत से, मतलब भारत का जो निचला हिस्सा है, ठीक है, साउथ इंडिया से। जो शिल्पकार थे, अब आप इसी बात से अंदाजा लगाइए कि ये कितने बड़े स्तर पर थे कि ये लोग दान दिया करते थे धार्मिक मठों में। जो रिलीजियस इंस्टीट्यूट हैं, जो रिलीजियस संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, उनको ये लोग दान दिया करते थे। इतना अच्छा इनका स्टेटस था। ठीक है, अब हम देखेंगे जो कारीगर लोग हैं। कारीगर कौन है? प्रत्येक फील्ड से, कोई बिजनेसमैन है, कोई व्यापार कर रहा है, जो भी व्यापारी लोगों के अलग अलग वर्ग होते हैं, उनकी अपनी एक यूनियन हुआ करती थी, अपने अपने संघ हैं। आज भी आप देखिएगा स्टूडेंट यूनियन होती है, लेबर यूनियन होती है ना, हर प्रकार की अपनी एक यूनियन होती है, ताकि उनके जो भी अधिकार है उनका कोई एक तरह से हनन ना हो, शोषण ना हो उनके अधिकारों का। तो उस प्रकार से उस समय पर भी ऐसा कुछ था कि कारीगरों की अपनी अपनी संघ श्रेणियां बनाई करते थे, यूनियन बनाई रहती थी, जैसा मैंने आपको समझाया। स्टूडेंट वगैरह लोगों का भी आप देखते होंगे कॉलेज वगैरह में आजकल चलता है सब। तो कारीगरों की संघ श्रेणी होती थी। अब जो इनका समूह होता था उसे श्रेणी कहते थे। उस श्रेणी का जो अध्यक्ष होगा, जो लीडर होगा, एक टॉप, उसे कहते थे श्रेष्ठी। पोस्ट के नाम है। आज आप स्टूडेंट यूनियन की बात करें तो प्रेसिडेंट वगैरह कहते हैं। अब ये जो इनका समूह है, इनके समूह को कहते हैं श्रेणी। श्रेणी का जो अध्यक्ष होगा उसे कह देंगे श्रेष्ठी। अब इस श्रेष्ठी का चुनाव यही व्यापारी लोग मिलजुल के करते हैं, और इसमें क्या क्या चीजों का एक तरह से फैसला लिया जाता है कि क्या क्या नियम होंगे हमारे उसके बिजनेस के, क्वालिटी के रिलेटेड, और क्या क्या हम प्राइस निर्धारित करेंगे किसी भी व्यापार में। अब ऐसा नहीं है कि कपड़ा व्यापारी हैं 10 लोग के, तो कोई कुछ रेट रख रहा है, कोई कुछ रेट। ऐसे में तो विविधताएं आएंगी प्राइस में, क्वालिटी में, और मार्केट टूटता है। तो एक यूनियन बना के रखी जाती है भाई कि सबके सब इस क्वालिटी में चलेंगे और प्राइस हम इसी रेट में रखेंगे, ताकि सबके यहाँ पर बराबर तौर पर कस्टमर आए और उसकी सेल्स में कोई फर्क ना पड़े। कुछ इस तरह की बातें होंगी। ठीक है, तो समूह को श्रेणी कहते थे। श्रेणी का जो अध्यक्ष होगा, लीडर होगा, उसे श्रेष्ठी कहते थे। उसका चुनाव ये लोग खुद करते थे। नियम तथा गुणवत्ता और कीमत निर्धारण जैसे फैसले ये लोग किया करते थे। साथ ही साथ ये लोग बैंक की तरह काम करते थे। मतलब कोई डिपॉजिट रखना चाहता है तो डिपॉजिट रखते थे और उसके बदले उसे ब्याज देते थे। जैसे आजकल आप ये कमेटी वगैरह देखते होंगे, बहुत से ज्वेलर लोगों ने बनाई रहती है अपनी, और बड़े बड़े बिजनेसमैन ने भी अपनी कमेटीज डाली रहती हैं। सबके सब अपने वहां पैसा डिपॉजिट कर लो, है ना। बट ये लोग तो आम लोगों से ले रहे हैं पैसा वगैरह, है ना, उनसे ले रहे हैं और उनके बदले उनको इंटरेस्ट वगैरह दिया करते थे। तो ये बातें हैं कुछ। ठीक है, चलो आगे देखते हैं इसमें। इससे पहले जो हमने पढ़ा अभी वो था व्यापारी संघ। ये दूसरे व्यापारी हैं, इनका भी एक संघ है, इसका नाम है सार्थ, और इसका जो लीडर होगा उसे कहेंगे सार्थव। ये कौन से व्यापारी हैं? आप ऐसा समझिए, जो इससे पहले हमने व्यापारी पढ़े हैं, देखिए एक बार, ये वो वाले जो हैं जो स्टैब्लिश्ड बिजनेस हैं, दुकानों में बैठ के व्यापार कर रहे हैं। ठीक है, इनका श्रेष्ठी है। और ये हैं वो वाले जो घुमंतु तौर पे, मतलब आज आप देखिएगा एक जगह से दूसरी जगह जाके जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, व्यापार करते हैं, ये घुमंतु तौर पर भारत के अंदर ही अंदर इधर से उधर व्यापार करते रहते हैं जो लोग। इनका अपना एक संघ था, उसको कहते थे सार्थ।
इसका जो प्रमुख होगा उसे कहेंगे सार्थव, ठीक है। और ये लोग घुमंतु तौर पर वाले व्यापारी कहे जाते थे। तीसरी जो कैटेगरी है व्यापारों की वो है हस्तशिल्प वाली, जो हाथ से शिल्पकारी कर रहे हैं। इनकी यूनियन को संघ कहते थे। संघ का जो लीडर होगा टॉप उसे कहेंगे ज्येष्ठ, ठीक है। इसमें कुम्हार, बुनकर, तेल मतलब वही बात आप समझ जाइए, हाथ से रिलेटेड जो काम कर रहे हैं। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा है, घड़े कर रहा है, कलाकारी कर रहा है। बुनकर है कोई तेल उत्पादक है, तो ये हस्तशिल्प वाले हैं। सबके अपने अपनी यूनियन है, उनके अपने अपने लीडरों के अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो ये सब बातें आपको देख लेनी, थोड़ी बहुत याद रख लेनी है। अब ये संघ निर्भर करते थे व्यापारी के आधार पर, ये मैं आपको बता चुका हूँ। कुछ लोग जो व्यापारी हैं उसका जो प्रमुख है श्रेष्ठी, घुमंतु व्यापारी में जो आ रहे हैं उसका सार्थव है। हस्तशिल्प वाले जो आप एक तरह से कह सकते हैं व्यापारिक गतिविधियों के अंतर्गत जो लिप्त रहते हैं वो है श्रेष्ठ, उनका जो प्रमुख है। तो ये बातें इसमें। अब आ जाता है कला तथा स्थापत्य कला। इसको हम यहीं पर बंद कर देते हैं। अब हम ये वाला हम लेक्चर 3 में आगे का रीड करेंगे, जहां पर कला और स्थापत्य कला है। फिलहाल के लिए बहुत हो चुका है, इसी को आप ध्यान से देखिएगा। और लगभग इसके बाद एक पार्ट और आएगा, मतलब ये 3rd है, तो 4th या 5th पार्ट में ये फाइनल हो जाएगा। वो आप थंबनेल देख के समझ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसमें बस इतना ही एंड करते हैं वीडियो को। होप आप सबको बढ़िया लगा हो वीडियो और आपको समझने में आसानी हो। थैंक यू एवरीवन।